गुड इवनिंग क्लास 11 स्टूडेंट। आज का हमारा नया टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है और क्यों बनाया जाता है, और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, या हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए, तो आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जो क्लास 11th बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर जाने से पहले हम लोग पहले कैश बुक के थ्रू इसको समझते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एग्जैक्टली है क्या और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है और बैंक रिकन्सिलिएशन की नीड क्या है फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीड। ठीक है, सो बैंक रिकन्सिलिएशन सबसे पहले हम समझने से पहले हम देखते हैं कि कैश बुक क्या है। देखिए बेटा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है कैश बुक और पासबुक के मिसमैच को समझने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। पासबुक और कैश बुक दोनों है क्या। सबसे पहले तो कैश बुक में आपने पढ़ा है कैश बुक में आपने सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक आपने पढ़ा है। ठीक है, इन सिंगल कॉलम पे रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू कैश ओनली इन सिंगल कॉलम। इन डबल कॉलम वी रिकॉर्ड all the transaction related to case as well as bank. Understood? All the receipts we have debited in double column cash book, in single column also, and all the payments we record in the credit side of double column. So in double column cash book we have prepared cash column as well as bank column also. It means cash transaction as well as bank transaction, both transaction we record there in double column. Understood? Cash transaction also we record there as well as bank transaction also. All the cash and bank receipts we have debited in double column cash book, and all the payments, cash and bank payments, we credited. Understood? So payment credited and receipts debited. ठीक है, now first we have to see the cash book. The cash book is in two columns you have prepared in both the sides. That is the credit and that is the debit. Cash and bank, cash and bank. So यहाँ पर बेटा हमें डबल रिकन्सिलिएशन में कहीं पर भी कैश की तो कोई ज़रूरत नहीं होगी, हमें सिर्फ बैंक कॉलम की तरफ ध्यान देना है। ठीक है बेटा, जैसे कि मान लीजिए टू सेल्स एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक 20,000, तो आपने यहाँ लिखा होगा 20,000। ठीक है, जैसे कि आपने सैलरी पेड की तो बाय सैलरी 5,000। ठीक है, पेमेंट गिवन बाय चेक, बाय वेजेस 5,000, पेमेंट गिवन बाय चेक। ठीक है, अब आपने बैलेंस निकाला होगा कि टोटल ऑफ बैंक कॉलम इज डेबिट इज 20,000 एंड क्रेडिट इज ओनली 10,000, तो बैलेंस कितना निकला होगा बाय बैलेंस CD 10,000। अब आपका दोनों साइड इक्वल हो गया। इस तरह से आपने कैश बुक प्रिपेयर की होगी। ठीक है, मतलब क्या है इस चीज का कि आपका कैश बुक का 10,000 डेबिट बैलेंस है। 10,000 इज द डेबिट बैलेंस अकॉर्डिंग टू कैश बुक। ठीक है, बैंक में डेबिट बैलेंस कैश बुक में है, इट मीन्स इट इज द पॉजिटिव बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 10,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट है या बैंक में इतना जमा है। अंडरस्टूड बेटा? सो 10,000 इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, इट इज ऑलरेडी, ठीक है, इट इज द बैंक बैलेंस। सो बैंक बैलेंस हमारा कितना है 10,000। यदि कैश बुक आपकी डेबिट बैलेंस शो करती है, यहाँ पर बैलेंस तो क्रेडिट में आया है, बैलेंस आपका क्रेडिट साइड आ रहा है, ये क्रेडिट साइड है, दिस इज द क्रेडिट साइड and this is debit side.
बट डेबिट एक्सेस है इसीलिए क्रेडिट में बैलेंस है। अंडरस्टूड बेटा। सो कैश बुक में डेबिट साइड है हमारी, वो डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, इसीलिए तो बैलेंस है। ठीक है, तो बैलेंस क्रेडिट साइड आया, इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस हमारा डेबिट हुआ। क्लियर है? अंडरस्टूड बेटा। सो कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होगा। क्लियरली? नाउ पासबुक की बात करते हैं। अब हम लोग तो मेंटेन करते ही हैं अकाउंट्स को, बैंक भी मेंटेन करती है हमारे अकाउंट्स को, और बैंक हमारे अकाउंट की डिटेल्स कैसे देती है बेटा? बाय द पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। हम पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के थ्रू हमारे अकाउंट्स की डिटेल को समझते हैं या जानते हैं। ठीक है, जो मेंटेन हम कैश बुक जो मेंटेन करते हैं वो तो हम हमारे पर्टिकुलर हमारे ओन बिजनेस, हमारा खुद के बिजनेस के हम खुद प्रिपेयर करते हैं। बैंक भी हमारे बैंक अकाउंट्स का ट्रांजैक्शंस की डिटेल रखती है, और वो डिटेल हम पासबुक के थ्रू या बैंक स्टेटमेंट के थ्रू समझ सकते हैं या ले सकते हैं। नाउ क्लियर? सो बेटा जो बैलेंस हमारे यहाँ पर डेबिट है वो बैंक में क्रेडिट होगा। जो हमारा डेबिट बैलेंस है 10,000 वो क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों होगा? देखिए, यही ट्रांजेक्शन से भी आपने बैंक के थ्रू किए हैं, चेक जमा किया है आपने। ठीक है, तो ये चेक जमा किया है, यहाँ पर आपने चेक मान लीजिए मोहन का चेक था, मोहन ने आपको चेक दिया था, और सैलरी और वेजेस आपने चेक से पेमेंट की है। तो ये सेम आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा? 2 सैलरी 5,000, 2 वेजेस 5,000, और इधर आ जाएगा बाय मोहन, यहाँ पर जो सेल्स के लिए आपको चेक मिला था 20,000 का। ठीक है, बैलेंस आपका इस तरफ जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इधर का 20 और आपका 2 बैलेंस, सीडी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 बैलेंस। अब आपका जो बैलेंस बचेगा बैंक में वो 10,000 है। क्लियर है? मतलब जस्ट अपोजिट, कैश बुक और पासबुक दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वाई? ठीक है, जो हमारा डेबिट बैलेंस था वो बैंक उसको क्रेडिट बैलेंस बताएगी। क्यों बेटा? क्यों ऐसा क्यों? मतलब जो कैश हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो हमारे लिए तो असेट्स है, पर बैंक के लिए लायबिलिटीज है। अंडरस्टूड? मतलब बैंक के लिए, बैंक के ऊपर तो एक तरह का कर्ज हुआ ना, क्योंकि कोई भी कस्टमर, जो भी कस्टमर होगा बैंक में यदि पैसा डिपॉजिट करता है, सो बैंक के लिए वो कोई इनकम या असेट्स नहीं है, बैंक के लिए एक तरह की लायबिलिटीज़ है। असेट्स तो हमारे लिए है जो हम पैसा जमा कर रहे हैं। अंडरस्टूड बेटा? सो बैंक के लिए लायबिलिटीज़ हुई, सो जो भी फेवरेबल बैलेंस हमारे लिए असेट्स होगा वो बैंक के लिए लायबिलिटीज़ होगा। मतलब जो जिसको हम बैंक में, जो हमारे लिए डेबिट बैलेंस है, ठीक है, वो बैंक के लिए क्रेडिट बैलेंस होगा। अंडरस्टूड बेटा? सो जब भी आपने एक नॉर्मल आपकी लाइफ आपने देखा होगा, नॉर्मल इट इज़ द प्रैक्टिकल वर्क, कि जब भी हम बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं तो हमारे मोबाइल में मैसेज क्या आता है? दिस अमाउंट इज़ क्रेडिटेड, डेबिटेड नहीं आएगा। जब हम विड्रॉ करते हैं तब डेबिटेड होगा। ठीक है, मतलब बैंक हमारे लिए हमारा अकाउंट मेंटेन करती है, और बैंक अपने लिए वो अकाउंट को अपने अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से करती है। तो बैंक के लिए वो एक तरह की लायबिलिटीज़ होगी जो भी अमाउंट हम जमा करते हैं। क्लियर है? सो जो भी पॉजिटिव बैलेंस हमारे लिए बैंक में, जो भी हमारा अमाउंट जमा है वो हमारे लिए एक डेबिट बैलेंस है, सो बैंक के लिए वो क्रेडिट बैलेंस होगा। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा डेबिट बैलेंस है 10,000 अकॉर्डिंग टू आर कैश बुक, जो हमारी कैश बुक है, हमारी जो हमने जो कैश बुक बनाई है उस कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारे लिए डेबिट बैलेंस है, और बैंक में पासबुक के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट बैलेंस हुआ। अंडरस्टूड? अब प्रॉब्लम कहाँ है? बैंक रिकन्सिलेशन। अब इन सब में बैंक रिकन्सिलेशन कहाँ पर आता है तो वो हम जरा समझ लेते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन कहाँ आता है देख लीजिए। मान लीजिए 2,000 रुपीज़ का आपने EMI पेड कर दी, या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया, इंश्योरेंस 2,000 का, और यहाँ पर आपका बैलेंस आ गया 8,000। आपने पहले इंफॉर्मेशन दे रखी थी बैंक को कि भाई इस टाइम पर आप हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर देना।
तो यहाँ पर 2000 रुपीज़ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया, तो बैंक के हिसाब से हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना है 8000, और हमारे हिसाब से हमारे घर पे जो हमने प्रिपेयर किया है उसमें हमारा बैलेंस आ रहा है 10,000 केसबुक के अकॉर्डिंग। केसबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस आ रहा है 10,000 और बैंक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 8,000 और हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है 10,000। मतलब क्या इस चीज़ का मतलब ये है बेटा कि जो हम घर पे केसबुक में बैंक का कॉलम प्रिपेयर करते हैं उसमें ऑल ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड, जितना भी बैंक में जमा किया, जितना भी बैंक से निकाला, वो सब हम केसबुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर हमारे हिसाब से जो हमारी केसबुक है जो हम घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं या हमारा अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा बैलेंस 10,000 बैंक में जमा है। पर जब पासबुक में हमने जो एंट्री कराई है, सो जो पासबुक में जब जो एंट्री करी है तो उस पासबुक के बैलेंस के हिसाब से तो बैंक बता रही है कि 8,000 जमा है, ठीक है, क्योंकि बैंक ने एक पेमेंट और एक्स्ट्रा कर दिया है। सो बेटा ये दोनों का जो मिसमैच हो रहा है वो मिसमैच क्यों हो रहा है, कारण क्या है, उस कारण को जानने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। क्लियर है? अब क्या क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसीलिए बनाते हैं, ठीक है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस तक पहुंचते हैं, मतलब हमारे पास आंसर पहले से ही होता है। जैसे कि मान लीजिए हम 10,000 रुपीज़ हमारा है, तो 10,000 से हमें 8,000 पर पहुंचना है, ठीक है। हमारा 10,000 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू अस एंड अकॉर्डिंग टू बैंक 8,000 इज देयर। सो ये 10,000 से 8,000 तक हमें पहुंचना है और उस रीजंस को फाइंड आउट करना है कि क्या क्या रीजंस ऐसे रहे हैं जिनके कारण हमारा बैंक बैलेंस में ये मिसमैच हो रहा है। तो जो मिसमैच जिन कारण से हो रहा है उन कारण को हम समझेंगे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे, स्पेशल ट्रांजेक्शन्स करेंगे, वो होंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद हमें ये पूरी तरह से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये हमारा मिसमैच किस रीज़न से हुआ है, ठीक है। सो पहले आप बैंक रिकंसिलिएशंस का फॉर्मेट देखिए, फिर हम उन रीजन्स और केस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ फॉर्मेट इज रेडी, सो सिंपल फॉर्मेट इज देयर। फर्स्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यू हैव टू राइट इन हेडिंग पर्टिकुलर कॉलम डिटेल्स एंड अमाउंट, ठीक है बेटा। डिटेल्स में ऑल द ट्रांजेक्शन, सम ट्रांजेक्शन विल ऐड एंड सम ट्रांजेक्शन विल सब्सट्रैक्ट, ठीक है। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐड होंगे, कुछ सब्सट्रैक्ट होंगे, वो कौन से होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मेट को समझिए। जैसे कि हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, उसी क्वेश्चन के हिसाब से 10,000 अकॉर्डिंग टू अस, 10,000 हमारे हिसाब से बैंक में जमा है और 8,000 अकॉर्डिंग टू पासबुक आ रहा है। मतलब पासबुक इज शोइंग क्रेडिट बैलेंस 8,000 एंड आर कैशबुक इज शोइंग डेबिट बैलेंस 10,000, ठीक है। एक बैलेंस हमें 8,000 एक 10,000 मिलता है, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चंस में चैप्टर्स में 4 केसेस दे रखे हैं, ठीक है। 4 केसेस है क्या, वो 4 केसेस ये हैं कि आप किस बैलेंस से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टूड, किस बैलेंस के हिसाब से किस बैलेंस तक पहुंचते हैं। मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं इस 10,000 से, ठीक है। ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है अकॉर्डिंग टू कैशबुक। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है कि हमारे हिसाब से बैंक में पैसा जमा है, कितना है 10,000 है, ठीक है। अब ये 10,000 से हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बेटा बैलेंस एज पर कैशबुक, मतलब हमारे हिसाब से बैलेंस कैशबुक में 10,000 जमा है, ठीक है। क्लियर है, अंडरस्टूड बेटा। और अब बैंक रिकंसिलिएशंस में हम वो सारे रीजंस देखेंगे, क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे, ठीक है। हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू कैशबुक बैलेंस कितना है बैंक में जमा 10,000 रुपीज़। अब क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिससे कि बैलेंस कम ज़्यादा हुआ, ठीक है। कुछ रीजंस, कुछ ट्रांजेक्शन्स को हम प्लस करेंगे
और किसी किसी ट्रांजेक्शन्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन प्लस होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन सब्सट्रैक्ट होंगे। तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। कितना आ जाएगा? 8000। कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमने जो पहले समझा था। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली केस फर्स्ट। देयर इज 4 केसेस। ठीक है, तो उन 4 केसेस में से हम सिर्फ केस फर्स्ट को ही अभी समझ रहे हैं। तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग यदि आप क्वेश्चन को जो बैलेंस आपका कैश बुक में दिया है उस कैश बुक के बैलेंस के हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स को ऐड करना है, कुछ ट्रांजेक्शन्स को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन दिए हैं वो। ठीक है, अब वो किन किन ट्रांजेक्शन्स को सब्सट्रैक्ट करना है और किन ट्रांजेक्शन्स को ऐड करना है वो हम अभी बाद में इसी वीडियो में आगे समझेंगे। पर ये एक फॉर्मेट है, इस तरह से आपको आपका बैलेंस जो है वो कैश बुक से स्टार्ट करके हमें पासबुक तक पहुंचाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि वो ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं जिन्हें हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियरली अंडरस्टैंड बेटा? सो बेटा, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि हमें केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। केस फर्स्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू कैश बुक हमारा फेवरेबल बैलेंस है, मतलब अकॉर्डिंग टू कैश बुक हमारा बैलेंस बैंक में जमा है और पासबुक उसे कम या ज़्यादा बैलेंस बता रही है। कम भी बता सकती है पासबुक या ज़्यादा भी बता सकती है। तो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, वो रीज़न हम स्टार्टिंग करेंगे हमारा क्वेश्चन बैंक रिकन्सिलिएशन क्वेश्चन विद द स्टार्टिंग विद द कैश बुक बैलेंस। ठीक है, कैश बुक बैलेंस से स्टार्टिंग करके हम पासबुक बैलेंस तक पहुंचेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा आंसर पासबुक बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब उस बीच में हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को ऐड करेंगे, कुछ को सब्सट्रैक्ट करेंगे। पर क्वेश्चन में ये सारे ट्रांजेक्शन्स नहीं रहेंगे, मतलब ओवरऑल मैक्सिमम इतने ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं जिन्हें हम ऐड करेंगे और जिन्हें सब्सट्रैक्ट करेंगे। उनमें जितने भी ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में दे रखे होंगे वो हम अकॉर्डिंग टू रूल वी विल ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। तो कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमें ऐड करना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में और किस किस को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, उन सारे ट्रांजेक्शन्स, ऐड वाले ट्रांजेक्शन्स को हम सीक्वेंस में एक तरफ लिखेंगे और उनका अमाउंट जो है वो डिटेल कॉलम में लिखेंगे और टोटल अमाउंट हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से टोटल लेस जिन ट्रांजेक्शन्स को करना है उनका अमाउंट डिटेल में लिख के टोटल अमाउंट हम वहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो फाइनल आंसर हमारा होगा, जो भी आंसर होगा वो आपका पासबुक के क्वेश्चन आंसर से मैच होगा। ठीक है, बैलेंस से मैच करेगा। तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐड हैं और सब्सट्रैक्ट है ये देखते हैं। सबसे पहले बेटा ऐड करना है हमें ट्रांजेक्शन्स को। ऐड कौन सा ट्रांजेक्शन करता है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पहला ट्रांजेक्शन क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या है? इस ट्रांजेक्शन को समझ लीजिए और ऐड क्यों करना है ये भी देख लीजिए। मान लीजिए हमने किसी को चेक दिया, मान लीजिए एक मोहन हमारा कस्टमर है, मोहन को हमने चेक दिया। ठीक है, बट मोहन वो चेक लेके बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। इससे क्या इफेक्ट पड़ा? जैसे बेटा हमने मोहन को चेक दिया तो हमने हमारे कैश बुक में बैंक बैलेंस को रिड्यूस कर दिया। मान लीजिए 2000 रुपीज़ आपने मोहन को दिया। ठीक है, जैसे ही आपने चेक इशू किया आपने 2000 बाय मोहन करके बैंक से रिड्यूस कर दिया कैश बुक में, पर मोहन वहाँ पर बैंक गया ही नहीं, या आपका मंथ एंड हो गया और मंथ के अगले हो सकता है मंथ के बाद जाए, वो मंथ एंड हो गया तो उस मंथ तक तो आपका बैलेंस इफेक्ट हुआ ना। जब तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं होगा तब तक बैंक बैलेंस कम नहीं होगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पर क्या करना है, आपने जो पैसा डिडक्ट कर दिया अभी हमारे कैश बुक से, हमें बैंक बैलेंस से मैच करने के लिए उसे वापस ऐड करना होगा। ठीक है,
सो इस ट्रांजेक्शन, इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम ऐड करेंगे। क्या है ट्रांजेक्शन्स बेटा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ये हमें ऐड करेंगे। इससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन आएगा क्वेश्चन में तो ऐड करेंगे। नेक्स्ट, चेक एंड कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक। मान लीजिए हमारे किसी कस्टमर ने हमारे खाते में डायरेक्टली ही पैसा जमा कर दिया, तो बेटा ये हमें तो नहीं पता, हमारी कैश बुक तो इफेक्ट नहीं हुई ना, तो हमारा बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ। सो इन दैट केस यदि डायरेक्टली जमा कर दिया तो अभी हमने उसे ऐड नहीं किया है, तो आप करेंगे उस पैसे को हम यहाँ पर हमारे कैश बुक बैलेंस में ऐड करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इट मीन्स जो भी इंटरेस्ट बैंक अलाउ करती है हमारे डिपॉजिट उसमें, सो उससे बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, हमारा कैश बुक अमाउंट नहीं। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर जो भी डिफरेंस होगा उसको सही डिफरेंस को पता लगाने के लिए इस ट्रांजेक्शन्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है। द ट्रांजेक्शन इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। तो 3 ट्रांजेक्शन इज ओवर। नेक्स्ट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। मान लीजिए कहीं पर हमने इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में या कहीं पर भी, उससे रिलेटेड जो भी डिविडेंड हुआ वो हमारे बैंक में आया, एक तरह का प्रॉफिट है, एक तरह का प्रॉफिट हमारे बैंक में आया, बट हमने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब हम उसको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज रिलीज। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंटेड कराए थे या बैंक में डिपॉजिट थे कि जब भी डेट आएगी हमारे इन बिल्स को क्लियर कर देना, वो बिल्स जो है वो क्लियर हो गए, उनका पेमेंट आ गया, सो वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। नेक्स्ट, रॉन्ग क्रेडिटेड ग्रांटेड। मान लीजिए बैंक गलती से कोई अमाउंट हमारे उसमें क्रेडिट कर देती है, तो वो भी हमें यहाँ ऐड करना होगा, तभी हमारा पासबुक बैलेंस हमारे बैलेंस से मैच होगा। ठीक है। सो हमें ऐड कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को करने हैं वो ध्यान दीजिए। ऐड हमें करने हैं बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक एंड कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये ट्रांजेक्शन्स को ऐड करने हैं। इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बिल ऑफ एक्सचेंज रिलीज्ड एंड रॉन्ग क्रेडिटेड। सो दीज ट्रांजेक्शन, इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन यदि क्वेश्चन में होगा तो केस 1 के अकॉर्डिंग हमें उसे ऐड करना है। केस ऑफ लेस क्या क्या करना है वो देखिए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है। चेक डिपॉजिटेड एंड नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने कोई चेक डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन बैंक ने अभी उसको क्रेडिट ही नहीं किया, मतलब वो चेक को क्लियर नहीं किया, और जब तक चेक क्लियर नहीं होगा तब तक हमारे अकाउंट्स का बैलेंस नहीं बढ़ेगा। सो इन दैट केस आप इस आइटम को डिडक्ट करना। ठीक है। चेक इशूड बट नॉट कलेक्टेड है तो ऐसे आइटम्स को हम डिडक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है बेटा, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। ठीक है। आपने चेक जमा किया और आपने जैसे किसी से चेक मिला, आपने बैंक में जमा किया और आपने अपने घर पे कैश बुक बैलेंस को बढ़ा दिया। जैसे चेक मिला राम से तो आपने लिखा टू राम और अमाउंट आपने बैंक कॉलम में लिख के बैंक अकाउंट्स को बढ़ा दिया, पर पता चला बाद में वो चेक डिसऑनर हो गया, तो क्या करेंगे? वापस कम करो, लेस करो, लेस करेंगे चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होने पे। बैंक चार्जेस, चार्ज, बैंक यदि कोई चार्जेस लगाती है उससे भी बैंक बैलेंस कम होगा, तो अब यहाँ पर हमें उसे रिड्यूस करना होगा। इंटरेस्ट चार्ज, यदि मान लीजिए ओवरड्राफ्ट की कंडीशन है या बैंक किसी तरह का कोई इंटरेस्ट लगाती है हमारे किसी भी लोन के ऊपर जो हमारे करंट अकाउंट से बैंक कलेक्ट करता है, तो इन डेट कंडीशन वो हमें डिडक्ट करना होगा। डायरेक्टली पेमेंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टली पेमेंट का मतलब ये हुआ कि हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि हमारी EMI या हमारा कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम आप डायरेक्टली पेमेंट कर देना, जब भी डेट आए बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा। इस तरह का कोई पेमेंट है तो वो भी हमें यहाँ डिडक्ट करना होगा यदि ऐसा ट्रांजेक्शन होता है तो। नेक्स्ट, रॉन्ग डेबिटेड बाय बैंक, बैंक यदि कोई गलती से डेबिट कर देती है, ठीक है, तो वो यहाँ डिडक्ट होगा। एड चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, हाँ कई बार ऐसा भी हो सकता है जैसे कि हमें कोई चेक मिला, वो हमने हमारी कैश बुक में तो बढ़ा दिया उसको, पर वो बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो ऐसे केस में भी आपका बैंक बैलेंस को कम करना होगा। ठीक है। सो बेटा जब हम कैश फर्स्ट के अकॉर्डिंग
हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कैश बुक बैलेंस है, कैश बुक बैलेंस है, और इन जितने भी ट्रांजेक्शन है इनसे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होता है तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐड एंड कुछ ट्रांजेक्शन सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर होगा वो पासबुक का बैलेंस होगा। ठीक है, सो किन किन ट्रांजेक्शन्स को ऐड करना है और किन किन ट्रांजेक्शन्स को सब्सट्रैक्ट करना है वो ही केस फर्स्ट है। नाउ अंडरस्टूड बेटा। सो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग सम ट्रांजेक्शन वी विल ऐड एंड सम ट्रांजेक्शन वी विल डिडक्ट एंड वी विल सब्सट्रैक्ट। अंडरस्टूड। ठीक है, फॉर्मेट तो आप समझ ही चुके हो। केस बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट एक नॉर्मल फॉर्मेट है, पर्टिकुलर डिटेल एंड अमाउंट कॉलम यू हैव टू राइट। ठीक है, एंड फर्स्ट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट यू हैव टू राइट बैलेंस एज पर कैश बुक। जो भी बैलेंस होगा वो आप वहाँ लिखें। अब फिर उनको क्वेश्चंस के ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना है। यदि इनमें से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो ऐड वाला ट्रांजेक्शन ऐड और सब्सट्रैक्ट वाला सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जो आंसर होगा फाइनल वो हमारा एज पर पासबुक बैलेंस होगा। नाउ इट क्लियर बेटा। सो अब एक क्वेश्चन की बारी है कि केस फर्स्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू माय बुक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब इसका बैंक रिकंसिलिएशन अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं। सो द क्वेश्चन इज प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दैट इज द क्वेश्चन। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्या लिखा है बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक डायरेक्ट हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। बैलेंस इज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15,000। 15,000 क्वेश्चन में दिया है। अब हमें सारे ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना है और ये ध्यान रखना है कि ऐड करने वाले ट्रांजेक्शन कौन से हैं उनको हम एक तरफ लिखेंगे पहले, और सब्सट्रैक्ट करने वालों को एक तरफ। ठीक है, ट्रांजेक्शन फर्स्ट दे रखा है बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ये हमने अभी याद कीजिए लेस तरफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा था। समझ में आएगा बेटा, तो इसको हम माइनस करेंगे। ये 1000 रुपीज़ दे रखा है। चलो सेकेंड है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये देखिए ऐड करने वाला फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन ऐड होगा। बैंक इंटरेस्ट, बैंक से इंटरेस्ट मिला तो ये भी ऐड होगा। ठीक है, सो दो ट्रांजेक्शन ऐड होंगे, एक सब्सट्रैक्ट होगा। तो पहला ट्रांजेक्शन ऐड कौन सा होगा बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर दैट इज माइनस, एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर आपको लिखेंगे पहले ऐड। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हाउ मच that is add, how much we will 1500 rupees as well। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1500 को ऐड में लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा बैंक इंटरेस्ट। सेकेंड आइटम क्या है यहाँ पर, बैंक से इंटरेस्ट मिला 200। अंडरस्टूड बेटा। सो द टोटल इज 1700 दैट वी विल ऐड। यहाँ आपका टोटल कितना हो जाएगा बेटा, आफ्टर ऐड 16,700। अंडरस्टूड बेटा, 16,700। नाउ लेस क्या करना है हमें यहाँ पर, लेस ओनली वन ट्रांजेक्शन इज देयर दैट इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। सो दैट इज चेक deposited but not collected और but not clear। ठीक है, but not collected या clear यहाँ पर हम लिख सकते हैं। how much amount is there, 1000 rupees।
1000 रुपीज़ अंदर लिखें एंड 1000 रुपीज़ यहाँ पर माइनस कर दें। ठीक है, टोटल बैलेंस आ गया आपका 5700। ये आ गया बेटा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। ये बैलेंस आपका आंसर में रहेगा। ठीक है, आंसर आपका क्या रहेगा बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक जो है 15700 इज योर आंसर। सो यू हैव गॉट द आंसर। अब ये आप चीज़ को क्वेश्चन के थ्रू समझ में आया। जो भी मैक्सिमम ट्रांजेक्शन हमने समझ लिए, ऑल ट्रांजेक्शंस, किन किन ट्रांजेक्शंस को ऐड करना है और किन को सब्सट्रैक्ट करना है। नाउ इट क्लियर बेटा। ओवरऑल मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलेशंस। ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशंस बनाने का आपकी नीड। ठीक है, वाई वी हैव प्रिपेयरिंग द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, दैट यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन फॉर्मेट ऑल्सो यू हैव अंडरस्टूड, एंड all the transactions that we will add and subtract according to case first। केस फर्स्ट है जब बैलेंस हम कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक तक पहुंचते हैं और जो फेवरेबल बैलेंस हो। क्वेश्चन में बुक में पूरी डिटेल्स दे रखी है, थ्योरेटिकल पार्ट दैट यू हैव टू रीड। ठीक है, एक बार हम बुक के थ्रू भी चलें। ठीक है, बुक में जो लिखा हुआ है वो उसको जरूर देखें। क्लियर है बेटा। सो ये ओवरऑल एक क्वेश्चन हुआ और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हुई है आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। अंडरस्टूड बेटा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियोस।